उत्कृष्ट। यह विषय कहानी को एक नई और गहरी परत देता है। बीरबल का दरबार में प्रवेश पाना एक बात थी, लेकिन उस सोने के पिंजरे में अपनी जगह बनाना, जहां हर तरफ ईर्ष्या, षड्यंत्र और शक्ति का खेल था, यह उनकी असली परीक्षा थी। प्रस्तुत है यह विस्तृत कथा। अकबर की दरबारी ट्रेनिंग, बीरबल की असली शुरुआत। अध्याय 1, सोने का पिंजरा और पारखी नजरें। महेश दास को राजा बीरबल का खिताब और नवरत्नों में स्थान तो मिल गया था, लेकिन यह सम्मान एक चमकते हुए मुकुट की तरह था, जिसके नीचे कांटों का बिस्तर बिछा था। आगरा का दीवाने खास बाहर से जितना भव्य और शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही जटिल और खतरनाक था। यहाँ हर शब्द के 1000 मतलब निकाले जाते थे, हर मुस्कुराहट के पीछे एक मकसद छिपा होता था और वफादारी का सौदा रोज होता था। बीरबल, जो अब तक गांव की खुली हवा में पले बढ़े थे, जहां बातें सीधी और दिल साफ होते थे, अब एक ऐसे गिल्डेड केज, सोने के पिंजरे में आ गए थे। उनके चारों ओर हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली और चतुर लोग थे। एक तरफ थे तानसेन, जिनकी तान से पत्थर पिघल जाते थे, दूसरी तरफ थे टोडरमल, जिनके दिमाग में पूरे हिंदुस्तान का हिसाब किताब रहता था, और फिर थे सेनापति मान सिंह, जिनकी तलवार की खनक से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। ये सभी अपनी अपनी कला में माहिर थे, और उन्होंने दशकों की मेहनत और वफादारी से अपना स्थान बनाया था। और फिर अचानक एक बाहरी व्यक्ति, एक गांव का कवि, सिर्फ कुछ चतुर जवाबों के बल पर सीधा शहंशाह का प्रिय बन गया। यह बात कई पुराने दरबारियों के हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। इस विरोध के केंद्र में थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला, जो शहंशाह के सलाहकार भी थे और शाही पुस्तकालय और कला अकादमी, शाही दीवानेल मोफन के प्रमुख भी थे, खुद को बुद्धि और ज्ञान का सर्वोच्च ज्ञाता मानते थे। उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। जब उन्होंने देखा कि शहंशाह अकबर एक गांव के गवार की हाजिर जवाबी पर ठहाके लगा रहे हैं, तो उनकी आत्मा जल उठी। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि सथी और चालाकी भरी है, जबकि असली ज्ञान तो शास्त्रों और ग्रंथों के गहरे अध्ययन से आता है। बीरबल ने पहले ही दिन इस ठंडी हवा को महसूस कर लिया था। जब शहंशाह ने उनका परिचय करवाया, तो जहां कुछ ने शिष्टाचारवश सिर झुकाया, वहीं मुल्ला दो प्याजा और उनके गुट के दरबारियों की आंखों में उन्होंने स्पष्ट तिरस्कार देखा। सेनापति मान सिंह ने उन्हें एक नजर देखा, जैसे किसी नए, अनटेस्टेड, अपरखे हुए हथियार का मुआयना कर रहे हों। उनकी नजर में सवाल था, क्या यह आदमी बातों के अलावा लड़ना भी जानता है? बीरबल समझ गए कि उनकी असली ट्रेनिंग अब शुरू हुई है। शहंशाह का स्नेह एक सुरक्षा कवच जरूर था, लेकिन वह हमेशा नहीं बना रह सकता था। उन्हें अपनी योग्यता सिर्फ अकबर के सामने नहीं, बल्कि पूरे दरबार के सामने साबित करनी थी। उन्हें सम्मान अर्जित करना था, छीनना नहीं। शाम को जब अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया, तो उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ चिंतित हैं। क्या बात है, बीरबल? दरबार का पहला दिन कैसा रहा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ईमानदारी से कहा, जहां पनाह, आपका दरबार एक गहरे समुद्र की तरह है, जिसमें बेशकीमती मोती भी हैं और खतरनाक मगरमच्छ भी। मुझे तैरना तो आता है, पर इस समुद्र की गहराइयों को समझना अभी बाकी है। अकबर मुस्कुराए। हम जानते थे तुम यह महसूस करोगे। याद रखो बीरबल, हमने तुम्हें यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखा है। हमने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी देखी है, जो इस दरबार की कई पुरानी, जंग लगी परंपराओं को रोशन कर सकती है। लेकिन लोहा भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यह दरबार तुम्हारी वही आग है। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। यहाँ हर दिन एक चुनौती होगी। क्या तुम तैयार हो? बीरबल की आंखों में दृढ़ता लौट आई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा,
एक शिष्य अपने गुरु के दिए हर इम्तिहान के लिए तैयार रहता है, जहां पना आप बस देखते जाइए। बीरबल ने उस रात फैसला किया कि वह आक्रामक नहीं होंगे। वह इंतजार करेंगे। वह अवलोकन करेंगे। वह दरबार के हर सदस्य के स्वभाव, उनकी शक्तियों, उनकी कमजोरियों और उनके आपसी रिश्तों को समझेंगे। उन्होंने अपने प्रशिक्षण का पहला पाठ, अवलोकन की कला, अब इस सोने के पिंजरे में लागू करना शुरू कर दिया था। अध्याय 2, पहली चुनौती, शब्दों का चक्रव्यूह। कुछ ही दिनों में मुल्ला दो प्याजा को बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। अकबर हर छोटे बड़े मसले पर बीरबल की राय लेने लगे थे। यह मुल्ला को अपना अपमान लगता था। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने का एक मौका ढूंढना शुरू कर दिया, और वह मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। एक शाम दीवाने खास में महफिल जमी थी। तानसेन का संगीत थम चुका था और शायरी का दौर चल रहा था। एक के बाद एक शायर अपनी गजलें और नज़में पेश कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम भी एक बेहतरीन कवि हो। आज दरबार को अपनी कला का कुछ जौहर दिखाओ। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। यही वह मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने सोचा कि वह बीरबल को उसी के खेल में मात देंगे। बीरबल कुछ सुनाने के लिए खड़े ही हुए थे कि मुल्ला ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए राजा बीरबल, कोई भी साधारण कविता सुनाना आपकी जैसी प्रतिभा का अपमान होगा। अगर आप सच में शहंशाह के नवरत्न बनने के लायक हैं, तो आपको हमारी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर को इसमें मजा आने लगा। कैसी चुनौती मुल्ला जी? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, राजा बीरबल को एक ऐसी कविता लिखनी होगी जिसमें एक ही विषय की तारीफ भी हो और बुराई भी। कविता ऐसी हो कि सुनने वाले को दोनों अर्थ साफ साफ समझ आए। और यह कविता उन्हें अभी, इसी वक्त, यहीं दरबार में बनानी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह एक असंभव चुनौती थी। एक ही कविता में तारीफ और बुराई एक साथ। यह तो शब्दों का ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना नामुमकिन था। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। उन्हें लगा कि आज बीरबल की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल एक पल के लिए शांत रहे। उन्होंने मुल्ला की आंखों में विजय की चमक और अन्य दरबारियों के चेहरों पर उपहास का भाव देखा। वह जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मुल्ला जी, बीरबल ने कहा। उन्होंने आंखें बंद कीं, एक पल सोचा और फिर अपनी मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में कविता सुनानी शुरू की। उन्होंने विषय चुना दिया, दीपक। उन्होंने कविता की पहली पंक्ति कही, सबको रोशन करे, अंधकार को हरे। यह सुनकर लगा कि वह दिए की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने तुरंत दूसरी पंक्ति जोड़ी, पर काजल दे और खुद को जलाकर मरे। यह पंक्ति दिए की कमी और उसके दुखद अंत को बयां कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, ऊंचे महल में शान बढ़ावे। यह दिए का सकारात्मक पक्ष था, जो महलों की शोभा बढ़ाता है। और फिर झोंपड़ी में आग लगावे। यह उसका विनाशकारी रूप था, जो लापरवाही से आग का कारण बन सकता है। अंत में उन्होंने कहा, तेल मिले तो सारी रात जागे। यह उसकी उपयोगिता थी। और हवा का एक झोंका लगे तो भागे। यह उसकी कमजोरी थी। जब बीरबल ने अपनी कविता समाप्त की तो दरबार में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर स्वयं शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ा और जल्द ही पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा में तालियां बजा रहा था। बीरबल ने एक ही तीर से दो निशाने साधे थे।
उन्होंने न केवल एक असंभव चुनौती को पूरा किया था, बल्कि यह भी दर्शाया था कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या पूरी तरह से बुरी नहीं होती। हर चीज के दो पहलू होते हैं। यह एक गहरा दार्शनिक संदेश भी था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उनकी अपनी ही बिछाई बिसात में उनकी मात हो गई थी। सेनापति मान सिंह की आंखों में भी पहली बार बीरबल के लिए सम्मान की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि इस आदमी के शब्द सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि उनमें गहराई भी है। उस दिन बीरबल ने अपनी दरबारी ट्रेनिंग का पहला पाठ सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह शब्दों के जादूगर हैं और किसी भी शाब्दिक चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। लेकिन वह जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। लड़ाई अभी लंबी चलनी थी। अध्याय 3 संदेह की दीवार और व्यावहारिकता की परीक्षा। बीरबल की काव्य प्रतिभा ने उन्हें दरबार के कला प्रेमियों के बीच स्थापित कर दिया था, लेकिन एक बड़ा गुट अभी भी उन्हें संदेह की नजर से देखता था। इस गुट के मुखिया थे सेनापति मान सिंह। मान सिंह एक योद्धा थे। उनके लिए दुनिया सीधी और सरल थी, या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन। उनके लिए बीरबल की कविताएं, पहेलियां और चतुराई भरी बातें सिर्फ समय की बर्बादी थीं। एक दिन राज्य की सुरक्षा पर एक गंभीर बैठक चल रही थी। मान सिंह एक सीमावर्ती किले को मजबूत करने के लिए एक बड़ी धनराशि और सेना की मांग कर रहे थे। दीवान टोडरमल हिसाब किताब देखकर कह रहे थे कि शाही खजाने पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस पर तुम्हारी क्या राय है? मान सिंह ने तुरंत तल्ख लहजे में कहा, जहांपनाह, यह तलवारों और तोपों का मामला है, शब्दों और कविताओं का नहीं। राजा बीरबल इसमें क्या सलाह देंगे? क्या यह बताएंगे कि किले की दीवारों पर फूल उगाने चाहिए या कबूतरों से दोस्ती कर लेनी चाहिए? दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंस पड़े। यह बीरबल पर एक सीधा हमला था। बीरबल ने अपमान का घूंट पी लिया। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, सेनापति जी, आपकी बात सही है। युद्ध के मैदान का मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। मान सिंह ने चुनौती दी, अच्छा, तो अपने दिमाग का कोई व्यावहारिक उदाहरण पेश करो। हमें रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है, न कि कौं की गिनती जैसी बेकार की पहेलियां सुलझाने के लिए। यह सुनकर अकबर को भी लगा कि यह बीरबल के लिए एक अच्छा अवसर है अपनी व्यावहारिकता साबित करने का। उन्होंने कहा, मान सिंह सही कह रहे हैं। बीरबल, हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से आगरा की सड़कों पर चोरों का आतंक बढ़ गया है। वे रात में घरों में घुसते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। हमारे कोतवाल और जासूस नाकाम हो चुके हैं। हम तुम्हें एक हफ्ते का समय देते हैं। अगर तुम इन चोरों को पकड़वा सको तो हम मानेंगे कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ हवा हवाई नहीं है। यह बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यह मामला सीधे सीधे कानून और व्यवस्था से जुड़ा था। उनकी विफलता का मतलब होता दरबार में हमेशा के लिए उपहास का पात्र बन जाना। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कोतवाल से अब तक की सारी जानकारी ली। उन्हें पता चला कि चोर बहुत शातिर हैं और कोई सुराग नहीं छोड़ते। बीरबल ने अपनी दरबारी ट्रेनिंग का दूसरा पाठ शुरू किया, दृष्टिकोण की शक्ति। वह एक सलाहकार या दरबारी की तरह नहीं, बल्कि एक चोर की तरह सोचने लगे। अगर मैं चोर होता तो मैं कहाँ चोरी करता? मैं कैसे अंदर घुसता? और मैं माल कहाँ छुपाता? उन्होंने पाया कि सारी चोरियां अमीर व्यापारियों के घरों में हो रही थीं,
और हमेशा उन्हीं घरों में जहां उस रात कोई बड़ी दावत या कार्यक्रम होता था। यह एक बड़ा सुराग था। इसका मतलब था कि चोर को घरों की अंदरूनी जानकारी थी। वह कोई बाहरी नहीं बल्कि भेदी था। अब सवाल था, भेदी कौन है? वह दावत में शामिल होने वाला कोई मेहमान, कोई नौकर या कोई और? यहाँ बीरबल ने अपनी लीक से हटकर सोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने चोर को पकड़ने के बजाय उसे खुद बाहर आने पर मजबूर करने की योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया ने न केवल एक मुश्किल मामले को सुलझाया बल्कि अपने सबसे बड़े आलोचकों में से एक का सम्मान भी अर्जित कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धि सिर्फ मनोरंजक नहीं बल्कि बेहद व्यावहारिक भी है। अध्याय 4 षड्यंत्र का जाल और निष्ठा की अग्निपरीक्षा। बीरबल ने दरबार में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली थी। मान सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान पाने के बाद अब बहुत कम लोग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करते थे। लेकिन उनकी सफलता ने उनके सबसे बड़े दुश्मन मुल्ला दो प्याजा की ईर्ष्या को और भी ज्यादा भड़का दिया था। मुल्ला समझ गए थे कि बीरबल को सीधी चुनौती में हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक घिनौना षड्यंत्र रचने का फैसला किया। उन्होंने कुछ और ईर्ष्यालु दरबारियों को अपने साथ मिलाया, जिनमें शाही खजांची का एक सहायक भी शामिल था। योजना थी बीरबल को देशद्रोह या भ्रष्टाचार के ऐसे मामले में फंसाना जिससे निकलना उनके लिए असंभव हो जाए। मौका तब मिला जब पड़ोसी राज्य से एक राजदूत शहंशाह अकबर के लिए एक बेशकीमती हीरा लेकर आया। वह हीरा कोहिनूर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपनी चमक और बनावट के लिए अद्वितीय था। अकबर ने उसे शाही खजाने में सुरक्षित रखवा दिया। कुछ दिनों बाद मुल्ला दो प्याजा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने अपने साथी खजांची के सहायक की मदद से वह हीरा खजाने से गायब करवा दिया। अगले दिन दरबार में हड़कंप मच गया। शाही खजाने से बेशकीमती हीरा गायब था। अकबर आगबबूला हो गए। यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा पर हमला था। अकबर ने पूछा, आखिरी बार उस हीरे को किसने देखा था और खजाने की चाबी किसके पास थी? खजांची ने कहा, जहां पनाह, कल शाम को राजा बीरबल आपके आदेश पर खजाने का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने कुछ देर खजाने में बिताया और उस हीरे की प्रशंसा भी की थी। उनके जाने के बाद मैंने खजाने में ताला लगा दिया था। यह सुनकर सबकी निगाहें बीरबल पर उठ गईं। मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डालते हुए कहा, जहां पनाह, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन राजा बीरबल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह गांव से आए हैं। हो सकता है इतने बेशकीमती हीरे को देखकर उनका मन डोल गया हो। एक और दरबारी बोला, मैंने कल रात राजा बीरबल को एक जौहरी की दुकान के पास भी देखा था। हो सकता है वह हीरा बेचने की फिराक में हो। यह एक सोचा समझा जाल था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य बीरबल के खिलाफ थे। वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने हीरा देखा था। उनके पास कोई बड़ी पैतृक संपत्ति नहीं थी, इसलिए लालच का आरोप लगाना आसान था। और जौहरी की दुकान वाली बात सरासर झूठ थी, जिसे साबित करना बीरबल के लिए मुश्किल था। अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। उनका दिल कहता था कि बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक शहंशाह के तौर पर उन्हें सबूतों पर यकीन करना था। उनके चेहरे पर गहरी निराशा और गुस्सा था। बीरबल, अकबर की आवाज में गड़गड़ाहट थी। क्या यह सच है? बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया था। वह समझ गए थे कि वह एक बहुत ही गहरे षड्यंत्र में फंस चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना अकेला और असहाय महसूस किया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। यह मेरे खिलाफ एक साजिश है।
मुल्ला ने कहा, हर चोर यही कहता है, जहांपना। अगर यह निर्दोष हैं, तो बताएं हीरा कहाँ है, या फिर इनके घर की तलाशी ली जाए। अकबर ने भारी मन से बीरबल के घर की तलाशी का आदेश दे दिया। यह बीरबल के लिए सबसे बड़ा अपमान था। सैनिक उनके घर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन इससे बीरबल की स्थिति और खराब हो गई। मुल्ला ने तर्क दिया, हीरा घर पर नहीं मिला, इसका मतलब है कि उसे कहीं और छिपा दिया गया है। जब तक हीरा नहीं मिलता, शक की सुई तो राजा बीरबल पर ही रहेगी। अकबर ने गुस्से और दुख में एक फैसला सुनाया, बीरबल, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते या असली चोर को सामने नहीं लाते, तब तक तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जाता है। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। यह सुनते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरबार से निष्कासन मौत से भी बदतर सजा थी। उनकी सालों की मेहनत, उनकी प्रतिष्ठा, सब एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों की आंखों में विजय की क्रूर चमक थी। बीरबल भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। यह उनकी दरबारी ट्रेनिंग की सबसे कठिन और अग्निपरीक्षा थी। उन्हें न केवल एक चोर को पकड़ना था, बल्कि एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ना था जो दरबार के अंदर ही छिपा बैठा था। अध्याय 5, बुद्धि का अंतिम शस्त्र और सत्य की विजय। दरबार से निष्कासित होने के बाद बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानते थे कि निराशा उन्हें कमजोर कर देगी। उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया और अपनी ट्रेनिंग के सभी पाठों को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया। अवलोकन, उन्होंने उन सभी दरबारियों की सूची बनाई जो उनसे ईर्ष्या करते थे। मुल्ला दो प्याजा का नाम सबसे ऊपर था। उन्होंने गुप्त रूप से मुल्ला और उनके साथियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि वे लोग आजकल कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं और अक्सर खुसर-फुसर करते रहते हैं। दृष्टिकोण, बीरबल ने एक षड्यंत्रकारी की तरह सोचना शुरू किया। अगर मैंने यह साजिश रची होती, तो मैं हीरे का क्या करता? मैं उसे बेचता नहीं, क्योंकि वह तुरंत पकड़ा जाता। मैं उसे फेंकता नहीं, क्योंकि वह बहुत कीमती था। मैं उसे अपने पास भी नहीं रखता, क्योंकि तलाशी में पकड़े जाने का डर होता। तो फिर मैं क्या करता? मैं उसे किसी ऐसी जगह छुपाता जहां कोई शक भी न कर सके। लीक से हटकर सोच, यहीं बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। सबसे सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? एक ऐसी जगह जो सबकी नजरों के सामने हो, फिर भी किसी का ध्यान न जाए। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिस पर कोई कभी शक ही न करे। बीरबल को एक साहसिक विचार आया। उन्होंने भेष बदला और मुल्ला दो प्याजा के घर के पास एक गरीब फकीर के रूप में रहने लगे। वह बस देखते और सुनते रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि मुल्ला के बगीचे में एक जगह नई मिट्टी डाली गई है और वहां एक नया गुलाब का पौधा लगाया गया है। यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि मुल्ला को बागवानी का कोई शौक नहीं था। बीरबल का शक गहरा हो गया, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। उन्हें चोर को रंगे हाथों पकड़वाना था, और वह भी बिना खुद सामने आए। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली योजना बनाई। उन्होंने एक अफवाह फैलानी शुरू की। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों के जरिए शहर में यह बात फैला दी कि एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं जो अपनी दिव्य शक्ति से खोई हुई चीजों का पता लगा सकते हैं। यह अफवाह जल्द ही पूरे आगरा में और फिर दरबार तक पहुंच गई। अकबर, जो पहले से ही परेशान थे, ने उस सिद्ध महात्मा को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल ही एक लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और माथे पर भस्म लगाकर सिद्ध महात्मा के रूप में दरबार में पहुंचे।
उनकी आवाज और चाल ढाल इतनी बदली हुई थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं सका। महात्मा ने दरबार में पहुंचकर आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया। फिर उन्होंने कहा, शहंशाह, आपका हीरा महल में ही है। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। यह एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक चाल थी। दाढ़ी में तिनका एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चोर का मन में डर होना। जैसे ही महात्मा ने यह कहा, दरबार में मौजूद सभी दाढ़ी वाले दरबारी सहज रूप से अपनी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, यह देखने के लिए कि कहीं सच में तो कोई तिनका नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका हाथ अपनी दाढ़ी पर कुछ ज्यादा ही तेजी से और घबराहट में गया। वह था मुल्ला दो प्याजा। बीरबल महात्मा के भेष में ने यह देख लिया। अकबर ने भी यह गौर किया। महात्मा ने आगे कहा, चोर ने हीरा किसी निर्जीव चीज में नहीं बल्कि एक जीवित चीज के नीचे छुपाया है, ताकि वह बढ़ता रहे और किसी को शक न हो। अब महात्मा सीधे मुल्ला दो प्याजा के पास गए और उनकी आंखों में देखकर बोले, आपके बगीचे में जो नया गुलाब का पौधा लगा है, उसकी जड़ें बहुत कीमती हैं, है न? यह सुनते ही मुल्ला दो प्याजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगे। वह समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को मुल्ला के बगीचे में भेजने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक उस बेशकीमती हीरे के साथ वापस लौटे जो गुलाब के पौधे की जड़ों के नीचे एक छोटी सी थैली में दबाया गया था। सच आईने की तरह साफ हो चुका था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी पकड़े जा चुके थे। तभी महात्मा ने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतारी। सामने बीरबल खड़े थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर अपनी जगह से दौड़कर आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और पश्चाताप के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, अकबर ने कहा। हम एक पल के लिए तुम पर शक कर बैठे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप नहीं, आपका सिंहासन शक कर रहा था, और वह जरूरी भी है। एक राजा को भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलना चाहिए। मेरी निष्ठा की अग्नि परीक्षा आज पूरी हुई। अध्याय 6 असली राज्याभिषेक। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को देशद्रोह और षड्यंत्र के आरोप में कैद कर लिया। बेशक यह एक अद्भुत विचार है। बीरबल के दरबार में आने से पहले की कहानी जो दिखाती है कि उनकी बुद्धि और चरित्र कैसे बने, एक बहुत ही गहरी और मनोरंजक कथा बन सकती है। यह शब्दों की कहानी महेश दास से बीरबल बनने के सफर को समर्पित है, जो उनकी असली पहली ट्रेनिंग थी। बीरबल की पहली ट्रेनिंग, दरबार के दरवाजे तक का सफर। अध्याय 1 त्रिवेणीपुर का हीरा। यमुना और गंगा के पवित्र संगम से कुछ दूर एक छोटा लेकिन समृद्ध गांव था जिसका नाम था त्रिवेणीपुर। इस गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे और यहाँ का जीवन सरल था। लेकिन इस गांव की असली पहचान कोई खेत या बाग नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार का बेटा था, महेश दास। महेश दास जन्म से ही असाधारण थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में मगन रहते, महेश दास की दुनिया सवालों और कविताओं से बनी थी। उनकी आंखें हर चीज में एक कहानी, एक पहेली या एक अवसर ढूंढ लेती थीं। उनके पिता गंगादास एक सम्मानित कवि और विद्वान थे, और उन्होंने अपने बेटे की इस जिज्ञासु प्रवृत्ति को हमेशा प्रोत्साहित किया। महेश दास ने वेदों, शास्त्रों और नीति कथाओं का ज्ञान तो अपने पिता से पाया, लेकिन उनकी असली पाठशाला तो गांव की गलियां, खेत और पंचायत का चौपाल था। गांव में जब भी कोई जटिल समस्या आती, लोग काजी या मुखिया के पास जाने से पहले एक बार महेश दास की सलाह जरूर लेते। उनकी सलाह में किताबों का बोझ नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान होता था।
एक बार गांव के दो सबसे अमीर किसानों हरि राम और शिवदीन के बीच झगड़ा हो गया। दोनों के खेत पास पास थे और दोनों के खेतों में एक एक कुआं था। झगड़ा इस बात पर था कि किसके कुएं का पानी ज्यादा मीठा है। यह बात उनके सम्मान का प्रश्न बन गई। मामला पंचायत तक पहुंचा। मुखिया ने दोनों कुओं का पानी चखा, लेकिन उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। उसने फैसला सुनाने से मना कर दिया, क्योंकि वह किसी एक को नाराज नहीं करना चाहता था। मामला कई हफ्तों तक लटका रहा। दोनों किसान एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तब किसी ने महेश दास का नाम सुझाया। महेश दास दोनों किसानों के पास गए और कहा, आप दोनों का सम्मान बहुत बड़ा है और मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों किसान तैयार हो गए। महेश दास ने कहा, कल सुबह आप दोनों अपने एक कुएं से एक एक घड़ा पानी भरकर लाइए और उसे गांव के चौराहे पर रख दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि कौन सा घड़ा किसका है। अगली सुबह दो घड़े चौराहे पर रखे गए। महेश दास ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे। ये दो घड़े पानी से भरे हैं। हमें यह पता लगाना है कि किस घड़े के पानी की तरफ मधुमक्खियां ज्यादा आकर्षित होती हैं। जाहिर है जो पानी ज्यादा मीठा होगा, मधुमक्खियां उसी पर जाएंगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ ही देर में मधुमक्खियों का एक झुंड एक घड़े पर मंडराने लगा। दूसरे घड़े के पास एक भी मधुमक्खी नहीं गई। महेश दास मुस्कुराए और उस घड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, प्रकृति ने अपना फैसला सुना दिया है। यह पानी ज्यादा मीठा है। हरि राम, जिसका वह घड़ा था, खुशी से झूम उठा। शिवदीन का चेहरा उतर गया। लेकिन तभी महेश दास शिवदीन के पास गए और धीरे से बोले, शिवदीन काका, आपने घड़ा भरने से पहले उसमें थोड़ा सा गुड़ घोल दिया था, है न? आपने सोचा कि मैं पानी चखूंगा और आपके पक्ष में फैसला दूंगा। लेकिन मैंने पानी को नहीं, प्रकृति के न्याय को चुना। शिवदीन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपनी गलती मानी। हरि राम भी समझ गया कि महेश दास ने न केवल मीठे पानी का पता लगाया, बल्कि एक बेईमानी को भी उजागर किया। महेश दास ने तब दोनों को समझाया, कुएं का पानी मीठा या खारा हो सकता है, लेकिन पड़ोसियों के बीच का रिश्ता हमेशा मीठा होना चाहिए। यह झगड़ा पानी का नहीं, आपके अहंकार का था। उस दिन के बाद महेश दास की ख्याति और बढ़ गई। लोग उन्हें सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी मानने लगे। वह कविताएं लिखते, लोगों की समस्याएं सुलझाते और एक शांत, संतुष्ट जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी नियति में त्रिवेणीपुर की सीमाओं से बहुत आगे जाना लिखा था। अध्याय 2, अन्याय की चिंगारी और एक संकल्प। त्रिवेणीपुर की शांति को एक दिन ग्रहण लग गया। उस इलाके का नया जमींदार जोरावर सिंह एक क्रूर और लालची आदमी था। उसने आते ही लगान दोगुना कर दिया। जो किसान लगान नहीं दे पाते, उनकी जमीन और मवेशी छीन लिए जाते। जोरावर सिंह के कारिंदे गांव वालों पर अत्याचार करते। महेश दास ने देखा कि उनका हंसता खेलता गांव डर के साये में जी रहा है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक अर्जी तैयार की और उसे सूबेदार के पास ले गए। लेकिन सूबेदार जोरावर सिंह से मिला हुआ था। उसने अर्जी फाड़कर फेंक दी और गांव वालों को ही डांटकर भगा दिया। यह महेश दास के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना एक बात है, लेकिन जब अन्याय व्यवस्था का हिस्सा बन जाए
तो उसे जड़ से उखाड़ने के लिए शक्ति और अधिकार की जरूरत होती है। उनकी बुद्धि और न्यायप्रियता गांव की सीमाओं में कैद थी। अगर उन्हें सच में बदलाव लाना है तो उन्हें उस केंद्र तक पहुंचना होगा जहां से शक्ति का प्रवाह होता है, हिंदुस्तान की राजधानी आगरा और शहंशाह अकबर के दरबार तक। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी सुगंधा से बात की। सुगंधा एक समझदार और साहसी महिला थी। उसने अपने पति की आंखों में एक नई ज्वाला देखी। महेश दास ने कहा, सुगंधा, मैं अब और यह अन्याय नहीं देख सकता। मैं आगरा जाऊंगा। मैंने सुना है कि शहंशाह अकबर गुणी और न्यायप्रिय लोगों की कदर करते हैं। मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान को उनकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं, ताकि मैं जोरावर सिंह जैसे हजारों जालिमों से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूं। सुगंधा की आंखों में चिंता थी, लेकिन अपने पति पर गर्व भी था। उसने कहा, आपका निर्णय सिर आंखों पर, लेकिन आगरा का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। और शहंशाह का दरबार कोई गांव की पंचायत नहीं है। वहां बड़े बड़े विद्वान और शक्तिशाली सरदार हैं। आप उनके बीच अपनी जगह कैसे बनाएंगे? महेश दास ने अपनी पत्नी का हाथ थामकर कहा, यही मेरी परीक्षा है। यही मेरी पहली ट्रेनिंग होगी। अगर मैं दरबार के दरवाजे तक पहुंचने की चुनौतियों को पार नहीं कर पाया, तो मैं वैसे भी शहंशाह के सलाहकार बनने के लायक नहीं हूं। मेरा सफर ही मेरा प्रशिक्षण होगा। अगले दिन कुछ सूखी रोटियां और थोड़े से सत्तू की पोटली लेकर महेश दास ने अपने गांव, अपने परिवार को अलविदा कहा और एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। उनकी मंजिल आगरा थी और उनका लक्ष्य था अपनी बुद्धि के बल पर हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक का दिल जीतना। अध्याय 3, सफर की पाठशाला। आगरा का सफर कई हफ्तों का था। महेश दास के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवंत विश्वविद्यालय था। उन्होंने रास्ते में कई तरह के लोगों से मुलाकात की, व्यापारी, सैनिक, फकीर, ठग और कलाकार। हर मुलाकात उनके ज्ञान और अनुभव को बढ़ा रही थी। एक दिन वह एक सराय में रुके। वहां उन्होंने देखा कि सराय का मालिक एक बूढ़े यात्री से बहस कर रहा था। बूढ़ा यात्री कह रहा था कि उसने रात को सोने से पहले अपनी सोने की अशर्फियों की थैली तकिए के नीचे रखी थी, जो सुबह गायब थी। सराय का मालिक उस पर ही चोरी का नाटक करने का आरोप लगा रहा था। महेश दास ने मामले में दखल दिया। उन्होंने सराय के मालिक से पूछा, क्या कल रात इस सराय में कोई और भी ठहरा था? मालिक ने कहा, हाँ, एक सौदागर था जो सुबह जल्दी निकल गया। महेश दास ने बूढ़े यात्री से पूछा, बाबा, क्या आपको उस सौदागर के बारे में कुछ याद है? बाबा ने कहा, बस इतना कि वह ऊँटों पर इत्र का कारोबार करता था और बार बार खुरासान की बातें कर रहा था। महेश दास ने तुरंत सराय के मालिक से कहा, तुमने उस बूढ़े बाबा का बिस्तर कहाँ रखा है? मालिक ने एक गंदे बिस्तर की ओर इशारा किया। महेश दास ने उस बिस्तर को उठाया और उसे धूप में रख दिया। फिर उन्होंने बिस्तर को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही धूल उड़ी, हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल गई। महेश दास ने कहा, यह खुरासान के खास गुलाबों की इत्र की खुशबू है। यह खुशबू उस सौदागर के कपड़ों से इस बिस्तर में लग गई। लेकिन असली चोर तुम हो, सराय के मालिक। तुमने जब बाबा का बिस्तर साफ करने के लिए उठाया तो तुम्हें थैली मिली और तुमने उसे छिपा दिया। तुम्हारे हाथों और कपड़ों से भी वही इत्र की महक आ रही है जो बिस्तर झाड़ने पर आई। यह सुनकर सराय का मालिक घबरा गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने तुरंत अशर्फियों की थैली निकालकर बाबा को वापस कर दी और महेश दास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस घटना ने महेश दास को सिखाया कि सच्चाई हमेशा सुराग छोड़ जाती है, बस उसे देखने के लिए अवलोकन की गहरी नजर चाहिए।
यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उन्हें डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया। उनके पास लूटने के लिए कुछ खास था नहीं, सिवाय उनकी बुद्धि के। डाकुओं के सरदार ने कहा, जो कुछ भी है निकाल दो। महेश दास ने निडर होकर कहा, मेरे पास दौलत तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जो दौलत से भी कीमती है। मैं भविष्य बता सकता हूं। सरदार हंसा। अच्छा, तो बता हमारी अगली लूट कहाँ सफल होगी? महेश दास ने आंखें बंद करने का नाटक किया और फिर बोला, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी अगली सबसे बड़ी और आखिरी लूट आज से ठीक 7 दिन बाद होगी। तुम लोग आगरा के शाही कारवां को लूटने की कोशिश करोगे और वहीं तुम सब पकड़े जाओगे और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर डाकू थोड़ा सहम गए। महेश दास ने उनकी आंखों में डर देखकर आगे कहा, लेकिन अगर तुम आज मुझे जाने दो और यह गलत रास्ता छोड़ दो तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम लोगों में मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी जीने की क्षमता है। उनकी बातों में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि डाकुओं का सरदार सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण आदमी नहीं, कोई सिद्ध पुरुष है। उसने महेश दास को जाने दिया। इस घटना ने महेश दास को सिखाया कि ज्ञान और आत्मविश्वास सबसे बड़े हथियार हैं, जो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इन अनुभवों से तपकर महेश दास एक दिन आगरा की भव्य दीवारों के सामने खड़े थे। वह अब सिर्फ त्रिवेणीपुर के महेश दास नहीं थे, बल्कि जीवन की पाठशाला से प्रशिक्षित एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। अध्याय 4, दरबार का पहला दरवाजा और आधा इनाम। आगरा अपनी पूरी शान में था। ऊंची ऊंची इमारतें, चहल पहल भरे बाजार और बीच में यमुना के किनारे खड़ा भव्य लाल किला। महेश दास किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर 2 विशालकाय पहरेदार भाले लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। महेश दास ने विनम्रता से कहा, मुझे शहंशाह अकबर से मिलना है। एक पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से हंसा। हाँ हाँ, शहंशाह से मिलोगे? तुम जैसे फटेहाल लोग रोज यहाँ आते हैं। चलो भागो यहाँ से। महेश दास ने कहा, मैं एक कवि और विद्वान हूँ। शहंशाह गुणी लोगों की कदर करते हैं। आप बस मेरा संदेश उन तक पहुंचा दें। दूसरे पहरेदार ने कहा, संदेश पहुंचाने का भी शुल्क लगता है, और शहंशाह से मिलने का तो बहुत बड़ा इनाम होता है। अगर तुम शहंशाह से मिलकर कोई इनाम पाओ तो उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। बोलो, मंजूर है? पहरेदारों ने सोचा कि यह आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन महेश दास की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं जो भी इनाम पाऊंगा उसका आधा हिस्सा आप दोनों को दूंगा। आप मेरे गवाह हैं। पहरेदार हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह आदमी या तो पागल है या सच में कोई बहुत बड़ा गुणी है जिसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने लालच में आकर उसे अंदर जाने दिया, लेकिन अंदर का रास्ता और भी मुश्किल था। हर मोड़ पर छोटे बड़े अधिकारी थे और हर कोई अपनी जेब गरम करना चाहता था। महेश दास किसी को अपनी चतुराई से, किसी को अपनी कविताओं से और किसी को मीठे वचनों से मनाते हुए आगे बढ़ते रहे। कई दिन बीत गए, लेकिन वह दीवानयाम तक भी नहीं पहुंच पाए। वह समझ गए कि इस व्यवस्था को सीधी उंगली से भेदना नामुमकिन है। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो सीधा शहंशाह का ध्यान आकर्षित करे। इसी बीच पूरे आगरा में एक खबर फैली। शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों के सामने 3 सवाल रखे थे और जो भी उनका संतोषजनक जवाब देगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा। सवाल थे,
दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है? दरबार के बड़े बड़े विद्वानों और सूरमाओं ने जवाब दिए। किसी ने कहा सबसे तेज घोड़ा है, किसी ने कहा तीर, किसी ने कहा सबसे मीठा शहद है, किसी ने गन्ना, और सबसे शक्तिशाली शस्त्र के लिए किसी ने तलवार का नाम लिया तो किसी ने तोप का। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये सब किताबी और सही जवाब हैं। महेश दास तक भी यह खबर पहुंची। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें अपना अवसर मिल गया था। उन्होंने फैसला किया कि वह जवाब देंगे, लेकिन दरबार में जाकर नहीं, बल्कि दरबार के बाहर से। अध्याय 5 अदृश्य प्रशिक्षु की परीक्षा। महेश दास ने एक योजना बनाई। वह जानते थे कि शहंशाह हर सुबह झरोखा दर्शन के लिए किले की बालकनी में आते हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा का मंच उसी मैदान को बनाया जो झरोखे से दिखाई देता था। पहले सवाल का जवाब सबसे तेज गति। अगली सुबह जब अकबर झरोखे में आए तो उन्होंने देखा कि मैदान में एक आदमी एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा है। वह आदमी एक कहानी सुना रहा था और बच्चा हंस रहा था। अचानक आदमी ने बच्चे से कहा, सोचो अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम उड़कर कहाँ जाते? बच्चे ने आंखें बंद की और एक पल में बोला, नानी के घर, जो सैकड़ों मील दूर था। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा और उसने महेश दास द्वारा पहले से सिखाए अनुसार जोर से कहा, अरे भाई, मेरे घोड़े से तेज कुछ नहीं। महेश दास, जो वही कहानी सुनाने वाले व्यक्ति थे, ने जवाब दिया, भाई, तुम्हारा घोड़ा तो कुछ घंटों में कुछ मील ही जाएगा। इस बच्चे का विचार तो एक पल में अपनी नानी के घर पहुंच गया। दुनिया में विचार से तेज कुछ भी नहीं। यह पलक झपकते ही ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। अकबर ने यह सुना। उनके चेहरे पर पहली बार एक विचारशील मुस्कान आई। उन्हें यह जवाब बाकी दरबारियों के जवाब से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा लगा। दूसरे सवाल का जवाब सबसे मीठी चीज। अगले दिन अकबर फिर से झरोखे में आए, यह देखने के लिए कि आज क्या होता है। उन्होंने देखा कि मैदान में एक शहद बेचने वाला अपना शहद दुनिया की सबसे मीठी चीज कहकर बेच रहा है। तभी एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चे के पैर में चोट लगी थी। माँ ने बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार से पुचकारा और मीठे स्वर में कहा, मेरा राजा बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ के प्यार भरे दो शब्दों को सुनकर बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। महेश दास, जो पास ही खड़े थे, ने जोर से कहा, शहद की मिठास तो सिर्फ जीभ तक रहती है, लेकिन प्रेम के वचन की मिठास सीधे आत्मा में उतर जाती है और सारे दर्द भुला देती है। दुनिया में इंसान की वाणी से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं, अगर उसमें प्रेम घुला हो। अकबर यह सुनकर और भी प्रभावित हुए। यह जवाब उनके दिल को छू गया था। तीसरे सवाल का जवाब सबसे शक्तिशाली शस्त्र। तीसरे दिन अकबर बड़ी उत्सुकता से झरोखे में आए। उन्होंने देखा कि दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं और एक सैनिक अपनी तलवार की धार का प्रदर्शन कर रहा है। दोनों अपनी अपनी ताकत का बखान कर रहे थे। तभी गांव का एक गरीब किसान वहां आया। उसने जमीन पर एक रेखा खींची और पहलवान से कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इस रेखा को छुए बिना इसे छोटा करके दिखाओ। पहलवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। सैनिक ने तलवार से रेखा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह शर्त के खिलाफ था। हारकर जब वे चले गए तो महेश दास उस किसान के पास आए और उस रेखा के बगल में एक उससे भी बड़ी रेखा खींच दी। पहली रेखा अपने आप छोटी दिखने लगी। महेश दास ने ऊंची आवाज में कहा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र न तो शारीरिक बल है और न ही तलवार।
यह बुद्धि है। बुद्धि से आप बिना लड़े दुश्मन को छोटा कर सकते हैं, बिना हाथ लगाए बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बुद्धि वह शस्त्र है जो हर ताले की चाबी है। यह तीसरा जवाब सुनकर अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, मैदान में जो व्यक्ति यह सब कर रहा है उसे पूरे सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। अध्याय 6 शहंशाह से पहली मुलाकात। सैनिकों ने महेश दास को ढूंढ निकाला और उन्हें दरबार में ले गए। जब महेश दास ने पहली बार दीवाने खास में कदम रखा तो वहां मौजूद सभी मंत्री और दरबारी उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक साधारण फटेहाल दिखने वाला आदमी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति का सागर था। अकबर अपने सिंहासन से उतरे और महेश दास के पास आए। हम तुम्हारे जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारे पास किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। तुम्हारा नाम क्या है, गुणी व्यक्ति? महेश दास ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम महेश दास है। अकबर मुस्कुराए। महेश दास, तुमने हमारे सवालों के जो जवाब दिए वे अद्वितीय थे। हम तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, क्या इनाम चाहते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह चतुर आदमी क्या मांगेगा। सोना, चांदी, जागीर? महेश दास ने बड़ी शांति से कहा, जहां पनाह, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 100 कोड़ों का इनाम दिया जाए। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर भी हैरान थे। कोड़े? इनाम में कोड़े? क्या तुम पागल हो गए हो? महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं बिल्कुल होश में हूं और मेरा इनाम भी बिल्कुल वाजिब है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी की जाएगी, लेकिन हमें इसका कारण जानना होगा। आपको कारण जरूर पता चलेगा, जहांपनाह, महेश दास ने कहा। अकबर के आदेश पर एक जल्लाद को बुलाया गया। जैसे ही जल्लाद ने कोड़ा उठाया, महेश दास ने उसे रोका और कहा, ठहरिए, इस इनाम में मेरे 2 हिस्सेदार भी हैं। हिस्सेदार? अकबर ने चौंककर पूछा। जी हां जहांपनाह, आपके मुख्य द्वार के 2 पहरेदार। मैंने उनसे वादा किया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा मैं उसका आधा हिस्सा उन्हें दूंगा। इसलिए 50 कोड़े मेरे और 50 कोड़े उनके हिस्से में आते हैं। कृपया पहले मेरे हिस्सेदारों को उनका इनाम दिया जाए। यह सुनते ही अकबर को पूरा माजरा समझ में आ गया। उनके चेहरे पर जो हैरानी थी वह अब प्रशंसा और गहरी मुस्कान में बदल गई। वह जोर से हंसे, इतनी जोर से कि पूरा दरबार गूंज उठा। उन्होंने तुरंत उन दोनों पहरेदारों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब पहरेदार आए और उन्होंने यह सुना तो उनके होश उड़ गए। वे महेश दास के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। अकबर ने कहा, इस व्यक्ति ने एक ही तीर से 3 शिकार किए हैं। इसने हमारे दरबार में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया, उन भ्रष्ट पहरेदारों को सजा दिलवाई और खुद को कोड़ों से भी बचा लिया। यह सिर्फ बुद्धिमान नहीं, यह तो बुद्धिमत्ता का खजाना है। अकबर ने उन पहरेदारों को नौकरी से निकाल दिया और महेश दास की ओर मुड़े। महेश दास, तुम्हारी बुद्धि किसी हीरे की तरह है जो हर कोण से चमकती है। तुम्हारी चतुराई और साहस ने हमारा दिल जीत लिया है। आज से तुम हमारे नवरत्नों में शामिल हो। तुम्हारी बुद्धि, वीर और तुम्हारा बल दोनों ही असाधारण हैं। इसलिए आज से हम तुम्हें बीरबल का खिताब देते हैं। उस दिन त्रिवेणीपुर का महेश दास हमेशा के लिए शहंशाह अकबर का बीरबल बन गया।
उसने अपनी पहली ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, एक ऐसी ट्रेनिंग जो किसी मदरसे या सैन्य छावनी में नहीं, बल्कि जीवन। वाह! शब्दों में अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी एक शानदार चुनौती है। यह हमें उनके रिश्ते की गहराई, बीरबल की असाधारण बुद्धि और अकबर की सीखने की ललक को विस्तार से जानने का मौका देगी। प्रस्तुत है यह विस्तृत और मनोरंजक कथा। अकबर और बीरबल का मजेदार ट्रेनिंग सत्र, जीवन की पाठशाला। अध्याय 1, शहंशाह की जिज्ञासा। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें संगमरमरी जालियों से छनकर दीवाने खास में एक सुनहरी चादर बिछा रही थीं। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मखमली सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनके सामने नवरत्नों की सभा लगी थी, राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अकबर की आंखें बार बार एक व्यक्ति पर जाकर टिक जाती थीं, बीरबल। अभी कुछ देर पहले ही एक जटिल सीमा विवाद को बीरबल ने अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से ऐसे सुलझाया था जैसे कोई कुशल कारीगर उलझे हुए धागों को सुलझा दे। जहां सेनापति और खजांची तलवारों और सिक्कों की भाषा में बात कर रहे थे, वहीं बीरबल ने दोनों पक्षों के मनोविज्ञान को समझकर एक ऐसा हल निकाला जिससे दोनों संतुष्ट हो गए और शाही खजाने पर कोई बोझ भी नहीं पड़ा। अकबर मन ही मन सोच रहे थे, यह व्यक्ति ऐसा कैसे कर लेता है? इसके सोचने का तरीका इतना अलग क्यों है? मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ा खजाना है, सबसे ज्ञानी सलाहकार हैं। फिर भी जब कोई पेचीदा मसला आता है तो मेरी नजरें बीरबल को ही क्यों ढूंढती हैं? उसकी बुद्धि किसी तराजू पर नहीं तौली जा सकती, उसकी सोच किसी किताब में नहीं पढ़ी जा सकती। यह कोई जादुई शक्ति है या कुछ और? शाम को जब दरबार खत्म हुआ तो अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। कक्ष में केवल वे दोनों थे। अकबर अपने विशाल पलंग पर बैठे थे और बीरबल अदब से उनके सामने खड़े थे। बीरबल, अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आज दरबार में जो हुआ उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सोचना तो आपका रोज का काम है। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? अकबर उठे और कक्ष में टहलने लगे। बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम चीजों को वैसे कैसे देख लेते हो जैसे कोई और नहीं देख पाता। तुम्हारी बुद्धि की धार इतनी तेज कैसे है? क्या इसका कोई प्रशिक्षण होता है? कोई किताब है? कोई गुरुमंत्र है? बीरबल की आंखों में शरारत की एक चमक कौंध थी। उन्होंने कहा, आलम पन्हा, मेरी बुद्धि का राज तो बहुत साधारण है। वही तो हम जानना चाहते हैं, अकबर ने उत्सुकता से कहा। बताओ हमें, हम भी सीखना चाहते हैं। हम तुम्हें अपना गुरु बनाने को तैयार हैं। हमें प्रशिक्षित करो, बीरबल। यह सुनकर बीरबल एक पल के लिए गंभीर हो गए। हिंदुस्तान का शहंशाह उनसे शिष्य बनने की बात कर रहा था। यह एक अभूतपूर्व सम्मान था, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ, जहांपना। मैं आपको कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, औपचारिकता छोड़ो, हम मित्र भी हैं। एक मित्र के नाते ही सही, हमें सिखाओ। हम आदेश नहीं, अनुरोध कर रहे हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि एक समस्या को देखने का बीरबल दृष्टिकोण क्या होता है। क्या तुम हमें सिखाओगे? बीरबल समझ गए कि शहंशाह सच में गंभीर हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा प्रशिक्षण किसी मदरसे या सैन्य छावनी जैसा नहीं होगा।
मेरी पाठशाला का नाम है जीवन की पाठशाला। इसकी कोई चारदीवारी नहीं, कोई निश्चित समय नहीं और कोई किताब नहीं। क्या आप ऐसे प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? अकबर की आंखों में एक बच्चे जैसी चमक आ गई। हमें मंजूर है। बताओ हमारा पहला पाठ क्या होगा? बीरबल ने कहा, पहला पाठ कल सुबह शुरू होगा। आप तैयार रहिएगा जहांपना। यह सफर आसान नहीं होगा, पर मजेदार जरूर होगा। उस रात अकबर को ठीक से नींद नहीं आई। वह एक शहंशाह की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सुक शिष्य की तरह सुबह का इंतजार कर रहे थे, यह जानने के लिए कि बीरबल उनके लिए क्या अनोखा पाठ लेकर आने वाले हैं। अध्याय 2 प्रशिक्षण का पहला दिन अवलोकन की कला। अगली सुबह अकबर समय से पहले ही जाग गए। उन्होंने अपने सबसे साधारण सूती कपड़े पहने और एक आम नागरिक का भेष बनाया। जब बीरबल उनके कक्ष में पहुंचे तो अकबर को इस रूप में देखकर मुस्कुराए। लगता है शिष्य अपने गुरु से भी ज्यादा उत्सुक है, बीरबल ने कहा। बताओ आज का पाठ क्या है? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज का पाठ है अवलोकन की कला। बुद्धि का पहला स्तंभ है सही और गहरा अवलोकन। हम आज आगरा के मुख्य बाजार में चलेंगे। आपको बस घूमना है, देखना है और सुनना है। शाम को लौटकर आपको मुझे कोई ऐसी अनोखी बात बतानी है जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बस इतना ही। अकबर को यह बहुत आसान लगा। यह तो हम रोज करते हैं। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, आप देखते हैं, अवलोकन नहीं करते। देखने और अवलोकन करने में वही फर्क है जो सुनने और ध्यान देने में है। जाइए और कुछ ऐसा ढूंढकर लाइए जो सच में अनोखा हो। अकबर एक साधारण व्यापारी के भेष में बाजार पहुंचे। बाजार में हमेशा की तरह भीड़ थी। कहीं जलेबी की खुशबू आ रही थी तो कहीं इत्र की। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई मसाले। बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें मोलभाव कर रही थीं। अकबर ने घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक बनिया कम तौल रहा है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपनी मां से बिछड़कर रो रहा है। उन्होंने एक फकीर को अल्लाह के नाम पर भीख मांगते देखा। उन्होंने 2 लोगों को एक घोड़े के दाम पर लड़ते देखा। घंटों घूमने के बाद अकबर महल लौटे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ अनोखा देखा है। शाम को जब बीरबल आए तो अकबर ने बड़े उत्साह से बताना शुरू किया। बीरबल, हमने एक बेईमान बनिया देखा। वह तराजू के नीचे चुंबक लगाकर बैठा था। हमने एक लाचार बच्चे को भी देखा और हमने सिपाहियों को भेजकर उसे उसकी मां से मिलवाया। हमने। बीरबल ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। माफ करना जहांपनाह, लेकिन इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। एक बेईमान बनिया, एक रोता हुआ बच्चा, लड़ते हुए लोग, यह सब बाजार की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी यह देख सकता है। आपने एक राजा की तरह देखा, अन्याय, दुहक, विवाद। आपने एक पर्यवेक्षक की तरह नहीं देखा। आपका अवलोकन सही था। कल फिर से कोशिश कीजिएगा। अकबर का मुंह उतर गया। उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ। वह जो देख कर आए थे वह वाकई में साधारण था। अगले दिन वह दोगुनी तैयारी के साथ फिर से बाजार गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेंगे। वह एक शरबत की दुकान के पास एक चबूतरे पर बैठ गए और बस देखने लगे। घंटों बीत गए। लोग आ जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी रोज दोपहर में बाजार आता था। वह सीधा एक फल वाले के पास जाता, अपनी पोटली से कुछ सिक्के निकालता और एक बहुत ही महंगा सुनहरा आम खरीदता।
यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन अनोखी बात यह थी कि वह उस आम को खाता नहीं था। वह उसे अपने कांपते हाथों में लेता, अपनी बंद आंखों से उसे सूंघता, उसे ऐसे सहलाता जैसे वह कोई बेशकीमती हीरा हो, और फिर पास में बैठे किसी गरीब भूखे बच्चे को दे देता था। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। इतना महंगा आम खरीदकर खुद न खाना और किसी और को दे देना, वह भी उसे खरीदने के बाद इतनी शिद्दत से महसूस करके। इसमें जरूर कोई गहरा राज था। शाम को जब अकबर ने यह बात बीरबल को बताई, तो बीरबल की आंखों में प्रशंसा का भाव आ गया। शाबाश जहांपनाह, यह है अवलोकन। आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके पीछे एक कहानी है। अब चलिए इस कहानी का पता लगाते हैं। अगले दिन अकबर और बीरबल फिर से भेष बदलकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। जब उसने आम खरीदकर एक बच्चे को दे दिया, तो बीरबल ने विनम्रता से उससे पूछा, बाबा, हम कई दिनों से आपको देख रहे हैं। आप रोज यह कीमती फल खरीदते हैं, पर खाते नहीं। अगर आपको दान ही करना है, तो इतने पैसों में तो कई गरीबों का पेट भर सकता है। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम क्या जानो। एक समय था जब आगरा में आम का सबसे बड़ा बाग मेरा था। मेरे बाग के नूरेजहां आम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। मैं रोज सुबह सबसे पहला और सबसे अच्छा आम खुद तोड़कर खाता था। उसकी खुशबू, उसका स्वाद मेरे जीवन का हिस्सा था। फिर एक बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया। बाग, घर, दौलत सब खत्म हो गया। अब मैं मजदूरी करके पेट पालता हूँ। उसने अपनी नम आंखों से कहा, मैं अब यह आम खरीदने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन मैं उस एहसास को नहीं भूल सकता। मैं दिन भर मेहनत करके इतने पैसे बचाता हूँ कि एक आम खरीद सकूं। मैं उसे सूंघकर, छूकर अपने पुराने दिनों को जी लेता हूँ। और फिर सोचता हूँ कि जिस चीज ने मुझे इतनी खुशी दी, उसे खाकर खत्म करने के बजाय क्यों न किसी भूखे बच्चे की खुशी का जरिया बना दूं। उसकी आंखों में खुशी देखकर मुझे लगता है कि मेरा बाग आज भी जिंदा है। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आया कि अवलोकन का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है, उसे देखना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं, कहानियों और कारणों को समझना है। महल लौटकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज आपने प्रशिक्षण का पहला पाठ सफलतापूर्वक पूरा किया। आपने सीखा कि हर साधारण दिखने वाली चीज के पीछे एक असाधारण कहानी हो सकती है। एक शासक को केवल अपराध और आंकड़े नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में छिपी कहानियों को भी पढ़ना आना चाहिए। यही अवलोकन की असली कला है। अकबर ने सिर हिलाया। वह आज एक बेहतर इंसान और एक समझदार शासक महसूस कर रहे थे। अध्याय 3, प्रशिक्षण का दूसरा चरण, दृष्टिकोण की शक्ति। कुछ हफ्ते बीत गए। अकबर अब हर चीज को ज्यादा ध्यान से देखने लगे थे। वह दरबारियों के बदलते चेहरे के भाव, सिपाहियों की चाल ढाल और यहाँ तक कि अपनी बेगमों की अनकही बातों को भी समझने की कोशिश करते। एक दिन दरबार में एक बहुत ही अजीब और गंभीर मामला आया। दो औरतें, फातिमा और जीनत, एक छोटे से बच्चे पर अपना अपना हक जता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उसका है। मामला काजी के पास से होकर अब शहंशाह के दरबार में पहुंचा था। फातिमा, जो एक गरीब विधवा थी, रो रो कर कह रही थी, जहांपनाह, यह मेरा जिगर का टुकड़ा है। जीनत मेरी पड़ोसन है। मैं कल कुछ देर के लिए बाहर गई थी और इसने मेरा बच्चा चुरा लिया। वहीं जीनत, जो एक अमीर व्यापारी की निःसंतान पत्नी थी, बड़े आत्मविश्वास से कह रही थी, यह झूठ बोल रही है, हुजूर।
इसका बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था। यह सदमे में है और मेरे बच्चे को अपना समझ रही है। मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने मुझे इस बच्चे के साथ देखा है। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी। दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां थीं और दोनों ही सच्ची लग रही थीं। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। किसी ने कहा कि बच्चे को कुछ दिन दोनों के पास बारी बारी से रखा जाए, जिससे सच सामने आ जाएगा। किसी ने कहा कि गवाहों से फिर से पूछताछ की जाए। अकबर खुद भी उलझन में थे। वह अपने नए सीखे हुए अवलोकन कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दोनों औरतों के चेहरे को ध्यान से देखा। फातिमा के चेहरे पर मां की ममता और बेबसी थी, जबकि जीनत के चेहरे पर अधिकार और आत्मविश्वास। लेकिन इससे कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वह रात में फिर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल, हम फंस गए हैं। यह मामला हमारी समझ से बाहर है। दोनों ही मां लग रही हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अब आपके प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है। इसे कहते हैं दृष्टिकोण की शक्ति। अभी आप एक जज की तरह सोच रहे हैं। आप सबूत और गवाह ढूंढ रहे हैं। अब आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। दृष्टिकोण बदलना होगा मतलब? अकबर ने पूछा। मतलब यह कि अब आप एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक मां की तरह सोचिए। फिर उस औरत की तरह सोचिए जो झूठ बोल रही है। और अंत में उस मासूम बच्चे की तरह सोचिए जो बोल नहीं सकता। जब आप हर किरदार के दृष्टिकोण से मामले को देखेंगे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने की इजाजत दी। बीरबल ने दोनों औरतों को देखा और फिर एक जल्लाद को बुलाया। जल्लाद अपनी बड़ी सी तलवार लेकर वहां खड़ा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है और हम किसी भी मां के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, इसलिए शहंशाह ने फैसला किया है कि इस बच्चे के 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा फातिमा को और दूसरा जीनत को दे दिया जाएगा। यह सुनकर जीनत के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे मंजूर है। कम से कम इंसाफ तो होगा। लेकिन फातिमा यह सुनते ही बदहवास हो गई। वह दौड़कर बीरबल के पैरों में गिर पड़ी। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो हुजूर। मेरे बच्चे को मत काटो। मैं अपना दावा वापस लेती हूं। यह बच्चा जीनत को ही दे दो। बस इसे जिंदा रहने दो। मैं इसे दूर से देखकर ही जी लूंगी। जैसे ही फातिमा ने यह कहा, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जल्लाद को जाने का इशारा किया और बच्चे को उठाकर फातिमा की गोद में दे दिया। उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, फैसला हो गया। असली मां अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, भले कि उसे बच्चा न मिले। जबकि झूठी औरत को जलन और बदले की भावना इतनी थी कि उसे बच्चे के कट जाना मंजूर था, पर यह मंजूर नहीं था कि वह दूसरी औरत को मिल जाए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। जीनत को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उस शाम बीरबल ने अकबर को समझाया, जहां पनाह, आज आपने देखा कि कैसे दृष्टिकोण बदलने से सच्चाई सामने आती है। जब तक आप जज बनकर सबूत ढूंढ रहे थे, आप उलझे हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने एक मां के दृष्टिकोण से सोचा, आपके लिए यह समझना आसान हो गया कि असली मां का दर्द क्या होता है। एक अच्छा शासक वही है जो सिर्फ कानून की किताब से नहीं, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोणों से दुनिया को देख सके। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था जैसे उनके दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं।
उन्होंने न केवल एक जटिल मामला सुलझते देखा था, बल्कि निर्णय लेने का एक नया और शक्तिशाली तरीका भी सीखा था। अध्याय 4 तीसरा पाठ, तर्क और लीक से हटकर सोच। अब अकबर अपने प्रशिक्षण का आनंद लेने लगे थे। वह हर दिन कुछ नया सीख रहे थे और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि एक शहंशाह होने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि समझना भी है। एक दिन जब दरबार में सब कुछ शांत था और कोई गंभीर मामला नहीं था, तो अकबर ने बीरबल को चुनौती देने का सोचा। बीरबल, हमने तुम्हारे 2 पाठ तो सीख लिए। अब हमें कुछ ऐसा सिखाओ जो मजेदार भी हो और हमारी बुद्धि को चुनौती भी दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जहांपनाह। तो आज का पाठ है तर्क और लीक से हटकर सोच, लेटरल थिंकिंग। मैं आपके सामने और पूरे दरबार के सामने एक सवाल रखता हूं। जो भी इसका सही जवाब देगा, उसे 1000 सोने की मुहरें इनाम में मिलेंगी। इनाम की घोषणा सुनते ही सभी दरबारी सतर्क हो गए। बीरबल ने सवाल पूछा, बताइए, हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौए हैं? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसा बेहुदा सवाल था? भला कौओं को कौन गिन सकता है? एक मंत्री जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, यह तो असंभव है। कौए तो उड़ते रहते हैं, कोई आता है, कोई जाता है। इनकी गिनती नहीं की जा सकती। दूसरे ने कहा, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम शहर का क्षेत्रफल और प्रति वर्ग किलोमीटर कौओं का घनत्व निकालें। अकबर भी सोच में पड़ गए। यह वाकई एक मूर्खतापूर्ण सवाल था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम हमारा और दरबार का समय बर्बाद कर रहे हो? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो चुनौती है। यह सवाल तर्क की परीक्षा लेने के लिए है, गिनती की नहीं। दरबारियों ने तरह तरह के उटपटांग जवाब दिए। किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 2 लाख। पर किसी के पास अपने जवाब का कोई आधार नहीं था। अंत में अकबर ने हार मान ली। ठीक है बीरबल, तुम ही इसका जवाब दो। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जहांपनाह, हमारे शहर आगरा में इस वक्त ठीक 99,999 कौए हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। इतना सटीक आंकड़ा! एक दरबारी ने तुरंत चुनौती दी, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर हमने गिनती की और कौए ज्यादा निकले तो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, अगर कौए ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि आगरा के कौओं से मिलने उनके रिश्तेदार दूसरे शहरों से आए हुए हैं। दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। दूसरे दरबारी ने पूछा, और अगर गिनती में कम निकले तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहर के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया था जिसे गलत साबित ही नहीं किया जा सकता था। जब हंसी थमी तो बीरबल ने गंभीर होकर समझाया, जहांपनाह, यह सिर्फ एक मजाक नहीं था। यह लीक से हटकर सोच का एक उदाहरण है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कोई सीधा या तथ्यात्मक हल नहीं होता। वे कौओं की गिनती करने जैसी ही असंभव लगती हैं। ऐसे समय में हमें एक ऐसा समाधान खोजना पड़ता है जो तार्किक हो, जिसे कोई चुनौती न दे सके और जो समस्या को वहीं खत्म कर दे। उन्होंने आगे कहा, बुद्धि का मतलब हमेशा सही जवाब जानना नहीं होता। कभी कभी बुद्धि का मतलब होता है एक ऐसा जवाब बनाना जिसे कोई गलत साबित न कर सके। यह आत्मविश्वास, रचनात्मकता और हाजिर जवाबी का मिश्रण है।
अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा सीधे रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। कभी कभी टेढ़े-मेढ़े और रचनात्मक रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह पाठ उनके लिए सबसे मजेदार और यादगार था। अध्याय 5 अंतिम परीक्षा और स्नातक। कई महीने बीत गए। अकबर का प्रशिक्षण अब अंतिम चरण में था। उन्होंने अवलोकन करना, दृष्टिकोण बदलना और लीक से हटकर सोचना सीख लिया था। वह खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस कर रहे थे। वह अब सिर्फ एक शहंशाह नहीं थे, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, एक पर्यवेक्षक और एक रचनात्मक विचारक भी बन गए थे। अब बीरबल ने फैसला किया कि अकबर की अंतिम परीक्षा लेने का समय आ गया है, और यह परीक्षा कोई बनावटी स्थिति नहीं, बल्कि एक असली और गंभीर समस्या होगी। जल्द ही मौका भी मिल गया। शाही खजाने से धीरे धीरे सोना